हेलो एवरीवन, मैं दीपा मित्तल इस वीडियो में आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगी। इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो भी स्टूडेंट 11th पास करते ही टीचर्स, आपके फ्रेंड्स सब आपको बताना शुरू कर देते हैं या इंटीग्रेशन जरूर पढ़ लेना। इंटीग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है क्योंकि सब आपको डराना पहले से ही शुरू कर देते हैं। इंटीग्रेशन बहुत ब्रॉड है और मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? अच्छा ये बताइए, आपको कुछ चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं और हमेशा याद रहती हैं, जल्दी समझ आ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होता है, जिस चीज़ को आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, तो वो आपको हमेशा याद रहती है, आपको समझ भी आ जाती है और उसको आप अप्लाई कर पाते हैं आगे जहां भी आपको जरूरत पड़ती है। तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। अब होता क्या है, आप इंटीग्रेशन के बहुत बड़े बड़े से क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है इंटीग्रेशन है क्या, तो आपको पता ही नहीं होता। तो यहां इस इंटीग्रेशन सीरीज में मैं आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर करूंगी और उसका एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में कैसे होता है, अर्थमेटिक में कैसे होता है और आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके साथ साथ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस, ये सब मैं इस सीरीज में आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगी। और जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो नेचुरल सी बात है कि आपको वो याद भी रहेगा। थोड़ा इंटरेस्ट आपको दिखाना पड़ेगा। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। मैं श्योर हूं कि वीडियो के साथ साथ ही आपको फॉर्मूलेज भी याद हो जाएंगे, इंटीग्रेशन इजी भी लगने लगेगा और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन मीन्स, पहले हम वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। वर्ड का इंटीग्रेशन मीन्स ये होता है कि जब हम बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं। इंटीग्रेशन मीन्स कलेक्टेड करना, यूनाइटेड करना। इंटीग्रेशन वर्ड का मीनिंग ये है कि हम सब एक साथ जोड़ना, लोगों को जोड़ना is a integration. Unity is a integration. Integration occurs when separate people and things are brought together. In other words, integration is uniting the world. Uniting मतलब unity, एक साथ कलेक्ट करना, ये इंटीग्रेशन है। चीजों को इकट्ठा करना, ये इंटीग्रेशन है। अब देखिए इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में इसका मीनिंग है एडिंग। हम बहुत सारी चीजों को छोटे छोटे पीसेस में करके कलेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन अगर हम अब इसको हम मैथ्स में देखते हैं, कोई हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स एफ एक्स, यानी x के टर्म्स में हमारे पास y की वैल्यूज है। देखिए इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया है। अगर आप एक कर्व ऐसे बना रहे हैं, रेंडमली आपने एक कर्व बनाया y इक्वल्स एफ एक्स, ये हमने एक कर्व बनाया है y इक्वल्स एफ एक्स। यहाँ पे इसको हमने एक स्ट्रिप में, स्मॉल स्ट्रिप्स में करा है। ये हमारा कर्व है, ये आपका कर्व जा रहा है। अब इसको हमने स्मॉल स्ट्रिप्स में कट कर लिया, ये एक स्ट्रिप हमने कट कर ली, तो इसकी वैल्यू कैसे होगी? ये हमारा स्मॉल स्ट्रिप है। आपने पढ़ा है अगर कोई पॉइंट आप प्लॉट करते हैं एक्स एंड वाई, आपने कोई पॉइंट प्लॉट किया एक्स और वाई,
तो क्या होता है, x डिस्टेंस आपकी ये वाली हो जाती है और y डिस्टेंस आपकी ये वाली हो जाती है अगर यहाँ आपका एक पॉइंट है x, y, ये पॉइंट है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में कट कर लिया। पहले एक स्ट्रिप जिसकी वैल्यू ये लेंथ आपकी y हो रही है fx, जिसको हम y के बजाय fx बोलते हैं, यहाँ हम इसको fx बोल रहे हैं। और जो स्मॉल स्ट्रिप छोटी सी हमने कट करी है इसको हम dx बोल रहे हैं। तो इसका अगर इस स्ट्रिप का एरिया अगर आप फाइंड करते हैं तो आपने क्या पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस से, एरिया क्या होता है, अगर आप एरिया निकालते हैं तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये सभी को अच्छी तरह से आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ क्या है, लेंथ आपकी ये हो गई fx और ब्रेथ आपकी हो गई dx। ये हमने एक स्मॉल स्ट्रिप कट करी fx इंटू dx, l इंटू v। ये एरिया का फॉर्मूला सभी को अच्छी तरह से याद है। तो यहाँ हमने इनका प्रोडक्ट करके एक स्ट्रिप का एरिया फाइंड किया है। अब इस एरिया को हमने इंटीग्रेट करा है, यानी बहुत सारे एरिया ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स को हमने कट करके ऐड कर दिया। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी स्मॉल स्ट्रिप्स को हमने कट करा और फिर हमने सबको ऐड करा। कहां से कहां तक हम ऐड कर रहे हैं, हमने एक पॉइंट लिया है ये x इक्वल्स a, ये पॉइंट हमने लिया x इक्वल्स a और x इक्वल b तक हमें जाना है, x इक्वल b तक। तो हमारा ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, ये जो साइन है ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन है। ये हम इस तरह से लगाते हैं, मतलब हम ये स्मॉल स्ट्रिप कट कर करके और ऐड कर रहे हैं। कहां से कहां तक ऐड कर रहे हैं, x इक्वल a से b तक, a से b तक जाके हम सबको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम x इक्वल a से हमने ऐड किया और कहां तक गए हैं, b तक। ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया, यानी हमने क्या किया, स्मॉल स्ट्रिप्स कट की हैं और जिनको हमने ऐड किया है। कहां से कहां तक, a से b तक। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन का ही ये एक और नाम है, एंटी डेरिवेटिव। अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन आपने जो 11th में सीखा है उसका मतलब क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना। कोई भी बड़ा चीज है उसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना, ये डिफरेंशिएशन है। यानी d ऑफ dx इक्वल्स fx इक्वल gx। कोई एक फंक्शन fx है, अगर इसका आप डेरिवेटिव करते हैं तो आपको gx मिल रहा है, तो gx का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको fx मिल जाएगा। मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो गया। क्यों, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएशन मिलता है, अगर fx का हम डेरिवेटिव कर दें तो हमें gx मिल जाएगा। यही हमारे इंटीग्रेशन का रूल है। तो यहां हम fx को सिर्फ नहीं छोड़ते, इसके साथ हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो ये कांस्टेंट क्या होता है, ये देखिए, कांस्टेंट, वी इंटीग्रेट a mathematical expression, we add a constant of integration to the answer। आंसर में हम एक c कांस्टेंट ऐड करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास ये फंक्शन है gx, इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास fx आ रहा है, इसके साथ हम प्लस c लिखते हैं। अब बच्चों में ये क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि हम प्लस c क्यों लिखें, कांस्टेंट c क्यों ऐड करना है, ये क्यूरियोसिटी हमेशा बच्चों में होती है। तो कांस्टेंट को हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करें तो हमें gx मिलना चाहिए। अब अगर आप
सिर्फ fx का डिफरेंशिएशन करते हैं तब भी आपको gx मिलेगा, और अगर fx प्लस c है तब भी आपको gx ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि c का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब हमें इंटीग्रेशन करते समय डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन का पता नहीं होता, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है, सपोज आपके पास x की वैल्यूज में एक एक्सप्रेशन आ रहा है जिसको हमने नाम दिया fx, वो fx भी हो सकता है और fx प्लस c भी हो सकता है। अगर c की वैल्यू 0 होगी तो वो सिर्फ fx होगा, अगर fx प्लस c होगा, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर आप उल्टा राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो fx का इंटीग्रेशन आ गया gx, और c जो कुछ भी होगा वहां पे उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो हमें कुछ पता नहीं होता कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो सकता है, तो इसलिए हम हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रख देते हैं। अभी आप आगे क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन का साइन और dx आपको हमेशा लगाना है, और जो आपका आंसर आएगा उसमें आपको c लगाना है। c क्या चीज है? एक कांस्टेंट है जिससे कि आप डिफरेंशिएट करें तो आपका सेम फंक्शन मिले। c की वैल्यू समझने के लिए हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि c हम क्यों लेते हैं। अब देखिए, पहले हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो x की पावर n, आपको जो याद हो चुका है वो फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आप x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको सीधा पता है 7 इंटू x टू द पावर 6 हो जाता है। अब यहाँ इसी तरह से इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन दिया है x टू द पावर n, उसमें आप +1 करिए और अपॉन में +1 n+1 जाएगा, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में आप क्या करते हैं, जो आपको क्वेश्चन दिया होता है उसकी पावर में -1 करते हैं और प्रोडक्ट में लाते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी आपके पास x की पावर है उसमें 1 प्लस हो जाएगा और अपॉन में n+1 आएगा। अब इसका प्रूफ देखिए। अगर आप राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है, तो जो आपका आंसर आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन करने से आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। यहाँ पे यही करा गया है। राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, x टू द पावर n+1 पहले आ जाएगी और x टू द पावर n+1 -1 हो जाएगी, और c कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये आपको पता है। तो अगर इसमें सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखिए n+1 और n+1 कैंसिल हो गए और x टू द पावर n हमारा ये क्वेश्चन था। अब देखिए x टू द पावर n का इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c जरूर लगाना है आपको, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन में c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहां हम c जरूर रखेंगे क्योंकि c का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए यहाँ पे c रखा गया। इस फॉर्मूले को समझने के लिए और ये c की वैल्यू समझने के लिए कि हम ये c क्यों रखते हैं, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। देखिए, ये आपका फॉर्मूला है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक इंटीग्रेशन का साइन जरूर लगाना है। इंटीग्रेशन का साइन आपको जरूर लगाना है और dx जरूर लिखना है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब फॉर्मूला जैसे डिफरेंशिएशन का आपको याद है पहले से कि अगर इसका आप डिफरेंशिएशन x की पावर n का करते हैं
तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है। ऐसे ही आप जब धीरे धीरे इसको इंटीग्रेशन को जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे तब हमारा क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा और n प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा n प्लस c। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं x टू द पावर 7। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास क्या आता है, x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1। अब देखिए ये हो गया आपका आंसर x टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि ये चेक करने से हमें पता चल जाएगा कि हमने क्वेश्चन का फॉर्मूला सही याद करा है कि नहीं। चेक करने का मेथड क्या है, आपको बताया गया है कि जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव है, यानी जो हमारा आंसर आया है इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन करा, 8 इंटू एक्स टू द पावर 8 माइनस 1, 1 अपॉन 8 एज इट इज रहेगा, एंड प्लस सी का डिफरेंशिएशन 0। इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो x टू द पावर 7 आ गया। देखिए ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ c इसलिए ऐड किया गया कि c का डिफरेंशिएशन क्योंकि 0 होता है, तो हमें पता नहीं है कि c क्या होना चाहिए। c की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में नहीं होती, आंसर में हमें पता नहीं है डिफरेंशिएट करने के बाद, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन। तो राइट हैंड साइड में अगर आप c लिखते हैं तब भी, और अगर c नहीं लिखते हैं तब भी आपका क्वेश्चन x टू द पावर 7 आ जाएगा। तो इसलिए c की इंपॉर्टेंस है कि अगर हमने नहीं लिखा और क्वेश्चन में कुछ हुआ, c की वैल्यू मान लीजिए c की वैल्यू 10 हुई या 20 हुई या 700 हुई, अब हमें तो पता नहीं है कि c की वैल्यू क्या है, तो इसलिए हम इसको c रख के छोड़ते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है कांस्टेंट का। जब हमें नहीं पता है तो हम एक कांस्टेंट रख के छोड़ देते हैं कि अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। अब देखिए कुछ और फॉर्मूले इसी से रिलेटेड हम करेंगे। अब आपको इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो याद करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अभी जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होते, जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सारे आपको याद हो चुके हैं, ऐसे ही इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। 2-3 एक्सरसाइज आप करते करते आपको सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल फॉर्मूले याद करने के लिए आपके पास ये मेथड है कि आप ये सोचिए जिसका इंटीग्रेशन करना है वो किसका डेरिवेटिव है, यानी 1 किसका डेरिवेटिव है, किसको डिफरेंशिएट करके 1 आता है, x को डिफरेंशिएट करके 1 आता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस c हमें लिखना ही है। अब देखिए k कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम यहाँ जिसका कर रहे हैं, अगर dx लिखा है, dx लिखा है तो इट मींस x को हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते, x जितना भी है उसको हमें इंटीग्रेट करना है। k जो है ये कांस्टेंट है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन से बाहर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने k को बाहर लिख लिया और x का इंटीग्रेशन x की पावर 1 है। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ देखिए x टू द पावर 1 है तो इसकी पावर में प्लस 1 हो गया और अपॉन में n प्लस 1। यही फॉर्मूला है जो आपने अभी पढ़ा। अब देखिए एक और फॉर्मूला, 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब आपको क्या सोचना है कि 1 अपॉन x किसका डिफरेंशिएशन है। अगर आपको फॉर्मूले याद करने में दिक्कत आ रही है तो जब तक आपको ये फॉर्मूले आपको बहुत आराम से याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस से जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जब तक आपको याद नहीं हो रहे तब तक आप सोचिए कि 1 अपॉन x
किसके डिफरेंशिएशन में आता है? तो आपको ये पता है कि log x का डिफरेंशिएशन करें तो 1/x आता है। इट मीन्स 1/x का इंटीग्रेशन करें तो log x प्लस c हमें लिखना है। अब कुछ और एग्जांपल्स लेंगे हम पहले इंटीग्रेशन के लिए। देखिए, ये हमने एक क्वेश्चन लिया, x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन ये हो गया और dx आपको लिखना ही है क्वेश्चन में। अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जो आपने अभी फॉर्मूले पढ़े उसमें इसमें प्लस को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो हमने इसको सेपरेट करके लिख लिया पहले दोनों को, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब x का इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो देखिए ऊपर यहाँ पे आ गया आपका फॉर्मूले। ये दो फॉर्मूले आपने अभी अभी पढ़े हैं, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। x का इंटीग्रेशन करने के लिए हमारा फॉर्मूला है x टू द पावर n वाला, यानी पावर में 1 ऐड हो जाएगा और अपॉन में पावर आ जाएगी। x स्क्वायर x की पावर 1 है तो x स्क्वायर बाई 2 और 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c आएगा ही आएगा। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं। इंटीग्रेशन में बेसिकली इंटीग्रेशन एक ही फॉर्मूले पे चल रहा है अभी, एक या दो या तीन फॉर्मूले, बस ज्यादा फॉर्मूले अभी नहीं करें हमने, उन्हीं फॉर्मूले 3-4 फॉर्मूले पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ मेनली हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। और एक चीज और आपको याद रखनी है, इंटीग्रेशन के लिए प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और क्वोशिएंट रूल इस तरह के कोई रूल नहीं होते। हमें इंटीग्रेशन को प्लस में कन्वर्ट करना होता है या सिंप्लीफाई करना होता है और इंटीग्रेट करना होता है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल नहीं होता। बच्चे हमेशा ये ध्यान से भूल जाते हैं, डिफरेंशिएशन पूरा माइंड में अच्छे से सेट होता है और इंटीग्रेशन नया सीख रहे होते हैं, तो इंटीग्रेशन करते करते आप प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रोडक्ट रूल नहीं यूज करना। अब ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन हमने लिख लिया, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। e और log एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं, ये log की प्रॉपर्टी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसको याद कर लीजिए, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। e टू द पावर log होता है तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। e की पावर log खत्म हो जाता है, यहां हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि e टू द पावर log x था तो ये खत्म होके x टू द पावर 5 बच गया बस। अब हमारे पास x टू द पावर 5 एंड x टू द पावर 4 ये बच गए। अब आपने पढ़ा है कि सेम बेस पावर्स ऐड हो जाती हैं, सेम बेस पावर्स ऐड हो गई तो हमारे पास आ जाएगा x टू द पावर 9। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, जल्दी से सोच लीजिए। अगर आपके पास हाथ में पेन और पेपर है तो आप इसको फटाफट से लिख लीजिए कि कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा। ये आपको ओरल ही याद आ जाना चाहिए अब तक। जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे, आपको याद है कि पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। इंटीग्रेशन में क्या है, पावर में 1 ऐड हो जाएगा और वही पावर अपॉन में आ जाएगी। ये फॉर्मूला है, देखिए आपको मैंने दिखा दिया दोबारा से, x टू द पावर n यानी x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ करेंगे। तो 9 में 1 ऐड हो गया, x टू द पावर 10 अपॉन 10 प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए ये आपने फॉर्मूला इंटीग्रेशन का अच्छी तरह से समझ लिया कि fx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो gx मिल रहा है और प्लस c हमें लिखना है साथ में। लेकिन अब हमेशा x ही नहीं होगा, हर क्वेश्चन में सिर्फ x तो नहीं होगा। तो अब आपके पास अगर x के साथ ax प्लस b है
तब इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये फॉर्मूला कैसे बना, इसको समझने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन समझना पड़ेगा, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप इसको फॉर्मूले को याद रखिए कि अगर आपके साथ x नहीं है, x के साथ कोई कांस्टेंट है, ax प्लस b है, इस कांस्टेंट की वैल्यू 3, 4, 7 कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू, a एंड b की वैल्यू, तो आपके पास जैसे डिफरेंशिएशन आप करते थे तो कांस्टेंट आपके पास आगे प्रोडक्ट में आ जाता था। इंटीग्रेशन क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन का कन्वर्स चल रहा है, तो इसमें a अपॉन में आ जाएगा और प्लस c आपको लिखना ही है। अब इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल लिया गया है एक, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हमने इसकी पावर को सिंप्लीफाई करा। ये क्वेश्चन है 1/9th रूट ऑफ x। 9th रूट मतलब पावर आपको पता है, 9th रूट मतलब 1/9 हो जाएगी। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर है तो हम इसको न्यूमरेटर में अगर ले जा रहे हैं तो x टू द पावर -1/9, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको करने के लिए आपको वही फॉर्मूला यूज करना है जो अब तक आपको याद हो गया होगा। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये एक ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। पावर में 1 ऐड करना है और अपॉन में पावर लानी है। यहाँ पे पावर क्या है, -1/9, तो 1/9 में हमने +1 करा और अपॉन में -1/9 +1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपके पास आ गया 9/8 x टू द पावर 8/9 प्लस c। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन जहां पे अभी आपको बताया कि हर बार क्वेश्चन में आपके पास सिंपल x नहीं होगा। x की जगह पे यहाँ इस क्वेश्चन में 2x + 5 अगर है, यहाँ पे आपके पास x के प्लेस पे 2x + 5 है। जैसे आपने पहले सिंपल क्वेश्चन में x था सिर्फ, यहाँ पे अब x नहीं है, x की जगह पे 2x + 5 है। इसको हमने पहले सिंप्लीफाई कर लिया। 9th रूट है अपॉन में डिनोमिनेटर में, तो इसको हमने पावर में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई होके अब आपके पास ये आ गया। अब इसके लिए फॉर्मूला वही है इंटीग्रेशन का जो आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, चेंज ये है कि यहाँ हमारे पास x के प्लेस पे ax + b है। तब क्या होगा, अपॉन में a आएगा। a क्या है यहाँ, ये 2a है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने सिंपल करा अभी पहले, इसमें यहाँ पे एक 2 और आ रहा है। ये देखिए, ये सेम इंटीग्रेशन आपने अभी करा है, ये पूरा सेम इंटीग्रेशन पिछला क्वेश्चन में हमने करा। यहाँ पे ये सारी चीजें सेम है, इसकी पावर में 1 ऐड हो गया और अपॉन में n + 1। लेकिन यहाँ एक 2 और आ रहा है। 2 क्यों आ रहा है, इस 2 की वजह से जो ये 2x + 5 है, तो यहाँ ये फॉर्मूले में आपने देखा कि ये फॉर्मूले में a अपॉन में आता है, a अपॉन में आता है, तो इसलिए ये आपका यहाँ पे 2 आया। ये 2 इस वजह से आया कि ये फॉर्मूले में आपका अपॉन में a आना है। ठीक है, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर इसी तरह से बनेगा जो आपके पहले क्वेश्चन में आंसर बना है। पहले क्वेश्चन में आंसर आपका 9/8 बन रहा है, तो यहाँ 2 एक और एक्स्ट्रा है तो 9/16 हो जाएगा और पावर भी सेम है, सब कुछ सेम है। डिफरेंस क्या है, पहले क्वेश्चन में आपने सिर्फ x में करा और यहाँ आपने 2x + 5 में करा, तो इससे आपका चेंज होके 1 अपॉन में 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। अब देखिए, ये आपने दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस
पहला क्वेश्चन में सिंपल x था और दूसरे क्वेश्चन में आपका 2x + 5 था। तो यहाँ आपका डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है और यहाँ डिनोमिनेटर 16 हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम कुछ और फॉर्मूले जो आपने अभी पहले बताए जा चुके हैं उनको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। a⁴x, अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है a⁴x अपॉन log x। अगर आप फॉर्मूले का प्रूफ चाहते हैं तो वही मेथड है, आप RHS का डिफरेंशिएशन करिए, आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अब एक और फॉर्मूला सिंपल e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x ही होता है, तो इंटीग्रेशन भी e⁴x का e⁴x ही होगा। अब हम e की पावर का एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है e⁴x + 5 अपॉन e⁴2x - 3। पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें पावर्स का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। पहले हम क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। क्यों करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्वोशिएंट रूल नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वोशिएंट रूल ये सब होते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए कोई इस तरह का रूल नहीं है। यहाँ सिर्फ हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है। तो ये आपने जो छोटी क्लास में पढ़ा है कि डिवीजन में सेम बेस पावर्स होती हैं तो पावर माइनस हो जाती है, तो हमने यहाँ इनकी पावर को माइनस कर लिया। अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन है, e की पावर सेम बेस है, तो सेम बेस पावर्स को हमने माइनस कर लिया। सेम बेस पावर्स माइनस हो जाती हैं अगर वो डिवीजन में होती हैं। तो पावर माइनस करने को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया 2x + 8। अब देखिए, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का रूल वही है e⁴x के लिए। फॉर्मूला आपको पता है, e⁴x का डिफरेंशिएशन भी e⁴x होता है और इंटीग्रेशन भी e⁴x होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पावर में 2x + 8 है, तो क्या होगा, देखिए ये जो आपको बताया गया कि अगर fx सेम है, अगर fx सेम होता है तब इंटीग्रेशन सेम हो जाता है, लेकिन अगर ax + b है तो अपॉन में a आता है। तो यहां भी हमें यही रूल याद करना है कि अगर e⁴x का इंटीग्रेशन x के साथ 2 नहीं होता तो आपका ये अपॉन में 2 नहीं आता, क्योंकि यहाँ 2x + 8 है तो यहाँ अपॉन में एक 2 आएगा। बस आपको अब यहाँ ये चीज याद कराई जा रही है कि इंटीग्रेशन करने में, जैसे डिफरेंशिएशन करने में आपके साथ कांस्टेंट अगर प्रोडक्ट में होता था तो आप उसको प्रोडक्ट में लिख देते थे, इंटीग्रेशन में वो प्रोडक्ट अपॉन में चला जाता है। अगर x के साथ प्रोडक्ट में कोई भी कांस्टेंट है तो वो अपॉन में चला जाता है। अब एक और फॉर्मूला, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ अगर e⁴x के साथ a होता तो हम इसको बाहर ले लेते, लेकिन क्योंकि यहाँ a के साथ x है पावर में, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले a को हमने एक साथ कर दिया और जो पावर में x है उसको हमने एक साथ कर दिया। पावर हमने एक बार में लिख दी, 2 बार x ना लिख के एक बार में इसको पावर में कर दिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, ये देखिए, फॉर्मूला आपका कहता है a⁴x अगर है यानी पावर में x है तो इसका इंटीग्रेशन होता है a⁴x अपॉन log a। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन सेम सिंपल, a की जगह हमारे पास e है तो e ही चलेगा, e⁴x अपॉन log a। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 10⁴x + 10x
प्लस 10 अपॉन एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स टू द पावर 10। इन सब का हमें इंटीग्रेशन करना है। अगर आप पेन और पेपर लेके बैठे हैं तो आप फटाफट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको अब हम इस सारे फॉर्मूलेस पे बेस्ड जो क्वेश्चन, जितने भी फॉर्मूलेज आपने पढ़े उन सब का यूज इसमें होने वाला है। तो फटाफट आपका हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। इसके लिए जितने भी फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं वो ये हैं। 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स होता है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, और लास्ट वाला फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो पहले वाले में पहला फॉर्मूला आ गया, फर्स्ट 10 टू द पावर एक्स है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है आपको पता चल जाना चाहिए, ए टू द पावर एक्स का। ए क्या है 10 टू द पावर एक्स, यानी 10 टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 10 टू द पावर एक्स अपॉन लॉग 10। ए है हमारा 10। फिर ये सेकेंड 10x, इसका आपका लास्ट वाला फॉर्मूला है x टू द पावर 1 है, तो 10 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और x टू द पावर 2 अपॉन 2। फिर 10 अपॉन x, ये 10 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। 1 अपॉन x का फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके log x हो गया। x बाई 10, तो ये x बाई 10 तो एज इट इज रहेगा, 10 एज इट इज रहेगा, और x का सिर्फ x का इंटीग्रेशन करना है। ये लास्ट फॉर्मूले से होगा। लास्ट फॉर्मूला क्या है, x की पावर 1 ऐड हो जाएगी, यानी x टू द पावर 2 हो गई अपॉन 2। इसी तरह से लास्ट वाले फॉर्मूले से x टू द पावर 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। x टू द पावर 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड होगा और अपॉन में पावर आ जाएगी, यानी x टू द पावर 11 बाई 11। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10 टू द पावर x अपॉन लॉग x, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ 10 कैंसिल्ड हो रहा है 2 से, तो यहाँ 5x आ गया। ये आपका लॉग को पहले x की पावर्स को एक साथ कर लिया, x की पावर को एक साथ कर लिया, x स्क्वायर बाई 20 आ गया, और उसके बाद 10 लॉग x प्लस x टू द पावर 11 अपॉन 11। अब देखिए यहाँ इन दोनों को x टू द पावर 2 है, तो हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एलसीएम लेके इसको हम ऐड करेंगे। ये हमने एलसीएम लेके इसको ऐड करा है। x टू द पावर 10 तो एज इट इज ही रहना है, x टू द पावर 10 अपॉन लॉग 10 ये एज इट इज रहना है, और इसके बाद में 20 एलसीएम आ रहा है, 20 एलसीएम ले लेंगे और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा। 100 प्लस 1 101 एक्स स्क्वायर अपॉन 20। 10 log x एज इट इज है, प्लस x टू द पावर 11 अपॉन 11 एज इट इज है, प्लस c हमें लिखना ही है। इस वीडियो में आपने इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझा, जो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करके बताऊंगी। इस तरह के और इंटीग्रेशन की सीरीज़ के आगे के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।